हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल के बारे में। जैसा कि हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं अपनी प्री फॉर्मुलेशन सीरीज़ को, जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी जब करते हैं हम हमारे ड्रग की, तो हम कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो हमें ये चीज़ सीखनी है कि हम जब प्री फॉर्मुलेशन स्टडी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे लिए ड्रग का सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल पता करना बहुत ज़रूरी है। सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल के साथ साथ हमें उसके ड्रग के पीएच और उसके पीके, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी ज़रूरी है, ताकि हम अपनी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के बेसिस पर अपनी ड्रग डेवलपमेंट में उस डेटा को इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी आखिर होती क्या है। देखिए, जब आप किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलते हैं, जब कोई भी सब्सटेंस जिसको आप घोलते हैं उसे आप सॉल्यूट कहते हैं और जिसमें घोलते हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो जब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में डाला जाता है तो एक सोल्यूशन तैयार होता है। अब आपका ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल कितना है, ये हमें कैसे पता लगेगा? क्या वो फ्रीली सॉल्युबल है, क्या वो आपका हाईली सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, क्या है, हमें कैसे पता चलता है? इसके लिए सबसे पहले हमें सॉल्युबिलिटी शब्द को समझना पड़ेगा और सॉल्युबिलिटी की हमें डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। देखिए, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि आपके फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घोल सकते हैं। कितना आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एक सर्टेन टेम्परेचर और पीएच में आपका एंटर कर सकता है। अगर मान लीजिए आपका एक सॉल्यूट ए है जो आपका 100 ml ऑफ वाटर के अंदर 10 ग्राम जाता है, और एक सॉल्यूट बी है जो 100 ml ऑफ सॉल्वेंट के अंदर 5 ग्राम जाता है, तो कौन सा वाला ज़्यादा सॉल्यूबल हुआ? ऑफ कोर्स जिसका ज़्यादा क्वांटिटी गया है, 10 ग्राम वाला 100 ml में ज़्यादा क्वांटिटी में गया हुआ है। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी का मतलब है कितनी हद तक का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका आपके सॉल्वेंट की फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर एक सर्टेन टेम्परेचर और पीएच कंडीशन पर जा सकता है। इसी से आप सॉल्युबिलिटी पता लगाते हैं। अब यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है कि सर्टेन टेम्परेचर और पीएच कंडीशंस पर, क्योंकि टेम्परेचर और पीएच के बदलने से आपके सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बदल जाती है। जैसे कि आपने अपने घरों में किचन में भी देखा होगा, जब आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको चीनी वाला दूध पीना पसंद है। अगर आप एक चम्मच चीनी को ठंडे दूध में डालेंगे तो आपकी चीनी अच्छे से सॉल्युबल नहीं होती है, उसके लिए आपको बहुत स्टर करना पड़ता है, ठीक है। बट उसी मिल्क को अगर आप थोड़ा सा बॉईल कर दें, थोड़ा सा हीट कर दें और उसमें शुगर ऐड करें तो बहुत कम स्टरिंग करके ही आपकी पूरी की पूरी शुगर जो है आपके मिल्क में सॉल्युबलाइज हो जाती है। यानी कि हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि हमारे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर बदलने के साथ साथ, बढ़ाने और घटाने के साथ साथ आपके ड्रग की सॉल्युबिलिटी में भी फ़र्क आता है। तो अगर आप किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर और एक सर्टेन पीएच पर आप उसकी सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और ये देखते हैं कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम मेरा सॉल्यूट आ सकता है। अगर ज़्यादा आ सकता है यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे प्री फॉर्मुलेशन की, तो प्री फॉर्मुलेशन में ये देखिए सॉल्युबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपके ड्रग डेवलपमेंट के लिए। अगर आप ड्रग बना रहे हैं जो कि आप ओरल रूट्स के लिए बना रहे हैं, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल्स, अगर आप इंजेक्टेबल्स डेवलप कर रहे हैं तो इंजेक्टेबल्स के लिए भी सॉल्युबिलिटी बहुत आपका रिक्वायरमेंट रहती है। आपको सॉल्युबिलिटी उस ड्रग की पढ़नी पड़ती है और डिटरमाइन करनी पड़ती है। इसी के साथ साथ पीएच आपका एक दोबारा से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको प्री फॉर्मुलेशन के दौरान कंसिडर करना ज़रूरी है, क्योंकि पीएच के बदलने से आपके ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी बदलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जितनी भी ड्रग इंडस्ट्री में जो हमारी एपीआई यूज़ होती है वो मोस्टली या तो वीकली एसिडिक इन नेचर होती है या वीकली बेसिक इन नेचर होती है। अब जहाँ आपके ड्रग का नेचर अपने आप में वीक एसिड या वीक बेस है, तो आप समझ सकते हैं कि पीएच बदलने से उसके वीक एसिड कैरेक्टर और वीक बेसिक कैरेक्टर में भी बदलाव आएगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो आपके लिए प्री फॉर्मुलेशन में जाननी जरूरी है वो है पीके। पीके का डिटर्मिनेशन आपको अलाउ करता है कि आप एक पर्टिकुलर पीएच को यूज़ कर सकें, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग द सॉल्युबिलिटी। अगर आप सॉल्युबिलिटी आपने एक बना ली है, अब आप चाहते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी वही रहे, तो आपको पीएच को एक पर्टिकुलर पीएच डिटरमाइन करना पड़ेगा और इसके लिए आप पीके डिटर्मिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम एक्सपेक्टेड सॉल्युबिलिटी क्या है। जब आप कोई फॉर्मुलेशन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, अगर आप ड्रग फॉर्मुलेशन करना चाह रहे हैं तो आपकी ड्रग्स की जो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है, अगर वो आपकी 1 से लेकर 7 pH रेंज में 37 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो 10 मिलीग्राम पर ml से कम की है, मान लीजिए आपका कोई एक ड्रग है जिसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है वो 10 ग्राम पर ml से कम है, यानी कि 1 ml में
10 ग्राम से भी कम की सॉल्युबिलिटी वो शो करता है इन 2 कंडीशंस पे। तो ऐसी ड्रग को जब आप फॉर्मुलेट कर देंगे ओरल फॉर्म्स में या इंजेक्टेबल्स फॉर्म्स में, तो वो ड्रग आगे जाके आपकी बायो अवेलेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स पोज कर सकती है। बायो अवेलेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स मतलब वो ड्रग जब आपके ब्लड में जाएगी तो उसका कितना अमाउंट आपके ड्रग में आफ्टर डिसोल्यूशन कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपके ब्लड में अवेलेबल होगा वो घटा हुआ हो सकता है, ठीक है। वो उतनी अमाउंट ऑफ ड्रग आपके ब्लड में अवेलेबल नहीं हो सकती है, तो वो आपकी बायो अवेलेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स शो कर सकती है। इसलिए ड्रग की देखिए सॉल्युबिलिटी सही रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम मिनिमम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हमारी जो एक लोअर लिमिट हम लोगों ने डिसाइड कर रखी है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट जो डिसोल्यूशन रेट के लिए हमारी लोअर लिमिट है वो है 0.1 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिनट, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका कम से कम 0.1 मिलीग्राम तो हो। अगर इससे भी नीचे की आपकी ड्रग की डिसोल्यूशन रेट है तो फिर आपकी वो ड्रग जो है आप उसकी फिर सॉल्युबिलिटी डेटा को आप उसके इम्प्रूव करेंगे, ऐसे आपकी ड्रग नहीं फॉर्मुलेट की जा सकती है। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन रेट क्या होता है। डिसोल्यूशन रेट का मतलब किस रेट से, किस दर से आपकी ड्रग जो है वो डिसॉल्व हो रही है। तो डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। देखिए सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं, अगर आप डिसोल्यूशन की डेफिनेशन देखें तो डिसोल्यूशन इज़ द सॉल्युबिलिटी विद फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप सॉल्युबिलिटी के फिनोमिना पे टाइम का फंक्शन जोड़ दें तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। सो डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन इज़ द सॉल्युबिलिटी विथ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि आपके नियत समय पे एक्स टाइम पर, यानी कि 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में कितने टाइम पर आपकी कितनी ड्रग सॉल्युबलाइज हो रही है, इसी को हम डिसोल्यूशन कह देते हैं या डिसोल्यूशन रेट कह देते हैं। तो जो लोएस्ट लिमिट हमने डिसाइड कर रखी है हमारे ड्रग्स के लिए, अगर आपके किसी ड्रग का लोएस्ट लिमिट 0.1 mg पर सेंटीमीटर ये हमारे लिए एक्सपेक्टेड, अगर इससे भी नीचे हमारे ड्रग की डिसोल्यूशन रेट जाती है तो उस हमें ड्रग के सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल को इन्हांस करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी की। इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी तो हमें समझ में आ गया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन at a particular temperature and pH is called solubility. Now what is intrinsic solubility? Intrinsic solubility को represent किया जाता है S के आगे आपने यहाँ नॉट लगा दिया है S नॉट से। तो intrinsic solubility का मतलब क्या है। intrinsic solubility का मतलब आपका जो प्योर वीक एसिड, ठीक है, या आपका प्योर वीक बेस, उनकी अपने एसिड और बेसिस में क्या सॉल्युबिलिटी है। सो व्हाट इज इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी। इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ प्योर वीक एसिड इन एसिड एंड प्योर वीक बेस इन बेस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी। यानी कि देखिए जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हमारी जो ज़्यादातर ड्रग्स होती हैं या तो वो आपका वीक एसिड होती हैं या वो आपका वीक बेस होती हैं, ठीक है। हम ज़्यादातर जो प्रेफर करते हैं ड्रग को, हम उन्हीं ड्रग्स को प्रेफर करते हैं जो कि आपका मोस्टली वीकली एसिड, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल ड्रग्स नहीं होती हैं, न्यूट्रल ड्रग्स भी हैं हमारे पास, पर हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैं वो या तो वीकली एसिडिक इन नेचर है या वीकली बेसिक इन नेचर है। अब वीकली एसिड ड्रग जो होगी वो डिसॉल्व होगी आपका एसिड में, ठीक है, और जो वीकली बेसिक प्योर ड्रग होगी वो आपकी डिसॉल्व होगी बेस में। तो वीक एसिड की अपने एसिड में सॉल्युबिलिटी कितनी है और वीक बेस की अपने बेसिक सोल्यूशन में या आपके एल्कली में कितनी सॉल्युबिलिटी है, उसी को आप उस ड्रग की इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ऑलराइट, अब देखिए यानी कि हम ये समझ चुके हैं कि हमारी सॉल्युबिलिटी जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्री फॉर्मुलेटर to give emphasis on the solubility profile data. So it is a fundamental solubility when completely unionized. अब आपको अगर आपके ड्रग की solubility निकालनी है तो देखिए टेम्परेचर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप solubility मेजरमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारे टेम्परेचर बदलने से ड्रग की solubility बढ़ती और घटती है। अगर कम टेम्परेचर होगा तो solubility घट जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुगर और बॉयल मिल्क का एग्जाम्पल दिया था। तो हमारे पास 2 टेम्परेचर दिए गए हैं, इन टेम्परेचर पर हम हमारे सॉल्युबिलिटी मेजरमेंट कर सकते हैं। एक टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस का और एक टेम्परेचर है -37 डिग्री सेल्सियस का। -4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस टेम्परेचर पर हम जो सॉल्युबिलिटी निकालते हैं वो हम निकालते हैं फॉर इंश्योरिंग द फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। ये देखने के लिए कि हमारा ड्रग जो है, हमारा API जो है वो हमारा फिजिकली और केमिकली कितना स्टेबल रहता है, इस टेम्परेचर पर चेक किया जाता है, ठीक है। और माइनस नहीं है, ओनली 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पर जो हम सॉल्युबिलिटी मेजर करते हैं वो हमें सपोर्ट देता है, हमें डेटा देता है कि हम हमारे ड्रग, क्योंकि ये टेम्परेचर हमारे बॉडी का तापमान है, तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर हमारे ड्रग का जो बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी है वो कैसा रहेगा, उसको हम चेक करने के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी इस टेम्परेचर पर मेजर करते हैं।
अभी तक आपने ये सीखा कि सॉल्युबिलिटी हमारी जो सॉल्युबिलिटी की जो हमारी लोअर लिमिट थी हमने देख लिया था कि वो कितनी थी, आपकी 1 mg/ml थी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा ड्रग है जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो 1 mg/ml से भी कम है, तो आपको वो ड्रग अगर यूज़ करनी है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में आपने पाया कि उस ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है वो लोअर लिमिट से भी नीचे चली गई है, तो हम क्या करें अब उस केस में, हम उस केस में उसकी सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। और सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करने का हमारे पास जो बेस्ट तरीका है और जो मोस्ट प्रेफर्ड तरीका है वो है सॉल्ट फॉर्मेशन। आप उस ड्रग का ना सॉल्ट फॉर्मेशन कर दीजिए। सॉल्ट फॉर्मेशन करने से हमारे ड्रग की सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्हांस हो जाती है। लेकिन बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं, आप उनका सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं कर सकते, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप उस ड्रग की लिक्विड फिलिंग कर देंगे। आप उस ड्रग को लेंगे और आप उसको उसकी सॉफ्ट या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर उसकी फिलिंग कर देंगे। इस तरीके से आप उसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट प्रेफर्ड वे है फॉर द मॉड्यूलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो आपको जब टैबलेट फॉर्मेशन करनी होती हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि हम जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो वीक एसिड या वीक बेस चूज़ करते हैं। अब हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, हम इनको नहीं चूज़ कर सकते। हमें तो ये भी पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे वो तो फ्रीली सॉल्युबल होंगे। तो जब इनकी सॉल्युबिलिटी पहले से बहुत अच्छी है तो हमें इनकी सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट के लिए सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं चूज़ करना पड़ेगा। बट स्टिल हम फिर भी इनको यूज़ नहीं करते हैं, हम हमारे लिए चूज़ करते हैं वीक एसिड और वीक बेस जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है, हम इनको क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, देखिए आपका वो जो होते हैं वो फ्रीली सॉल्युबल तो होते हैं पर दे आर टू हाइग्रोस्कोपिक। और टैबलेट जब आप उनकी बनाएंगे तो टैबलेट्स बनाते समय आपका उनकी इस हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से आपकी टैबलेट जो है वो स्टेबल नहीं रह सकती है। देखिए जब भी हम प्री फॉर्मुलेशन करते हैं तो हमें 3 चीज़ें याद रखनी होती हैं, हमारी ड्रग सेफ भी हो, हमारी ड्रग इफेक्टिव भी हो और हमारी ड्रग स्टेबल भी हो। SES ये 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम ड्रग फॉर्मुलेट करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ हमारी मैच नहीं हो रही होती है तो हम हमारे उस डेटा को हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी ड्रग की कुछ प्रॉपर्टीज़ को मॉड्यूलेट कर सकें। तो यहाँ पर अगर हमारी ड्रग हमें पता है कि वो बहुत हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, ऑल्दो इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल बट इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक रहेगी तो अनस्टेबल हो जाएगी टैबलेट, तो आपकी स्टेबिलिटी वाला पॉइंट आप ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है वो इफेक्टिव हो सकता है आपकी वो सेफ हो, लेकिन अगर वो स्टेबल नहीं है तो हाउ विल यू यूज़ इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो आप क्या करते हैं, आप ऐसी ड्रग यूज़ करते हैं जो थोड़ी वीक एसिड और वीक बेस होने की वजह से लो सॉल्युबिलिटी तो शो करेगी, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी इन्हांस करने के लिए आपके पास तरीके हैं ना। आप सॉल्ट फॉर्मेशन चूज़ कर लीजिए, सॉल्ट फॉर्मेशन यूज़ करके आप उसकी सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सीख चुके हैं कि सॉल्ट फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इम्प्रूविंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। तो कुछ ड्रग्स अब ऐसी होती हैं, देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट ही करना पड़ता है, कभी कभार इंटेंशनली हमें सॉल्युबिलिटी को रिड्यूस भी करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, प्रोप्रेनोलॉल जो कि बीटा ब्लॉकर कैटेगरी में आता है। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर के पेशेंट को इसको दिया जाता है। तो प्रोप्रेनोलॉल जो होती है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है उसका, जिस वजह से क्या होता है वो आपका उसकी हाई सॉल्युबिलिटी है तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाती है, तो उसकी आगे जाके जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो उतनी बढ़िया नहीं होती है। तो क्या किया गया, उसके अंदर एक हाइड्रोफोबिक लॉरेट काउंटर आयन डाल दिया गया। इस आयन ने क्या किया, इस आयन ने आपके प्रोप्रेनोलॉल की एक्वस सॉल्युबिलिटी को घटा दिया। एक्वस सॉल्युबिलिटी घट गई और साथ ही साथ उसका डिसोल्यूशन रेट भी घट गया। तो अभी प्रोप्रेनोलॉल जो है वो धीरे धीरे अपने ड्रग को रिलीज़ कर रही है। सो इस तरीके से उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी बॉडी के अंदर आ रहा है। तो देखिए हमने हमारे 3 ऑब्जेक्टिव को इस मेथड का इस्तेमाल करके अचीव कर लिया। तो यहाँ से आपने देखा कि आपको प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से जो आपको डेटा मिलेगा वट एवर इट इज़, अगर आप देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी बहुत कम है और आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है वहाँ पर, तो आप सॉल्युबिलिटी बढ़ाने वाले मेथड्स चूज़ कर लीजिए, आप सॉल्ट फॉर्मेशन कर लीजिए। अदर मेथड्स भी हैं यहाँ पर, बट कभी कभार क्या होता है हमें सॉल्युबिलिटी रिड्यूस भी करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, बट वट एवर इट इज़ ये हम तभी पता लगा पाएंगे जब हमने पहले उसका सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल डिटरमाइन किया होगा। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं जो अदर मेथड्स हैं सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट्स की, वो क्या क्या हैं। तो पहला है आपका यूज़ ऑफ कोसोल्वेंट, दूसरा है हाइड्रोट्रोपी मेथड, तीसरा है बाय एडिशन ऑफ एनी पोलर ग्रुप, चौथा है यूज़ ऑफ अ सॉलिड सोल्यूशन, नेक्स्ट इज सॉलिड डिस्पर्शन मेथड, नेक्स्ट माइक्रोआयनाइजेशन एंड नेक्स्ट इज सॉल्वेट फॉर्मेशन। इनमें से आप कोई भी मेथड यूज़ करके अपने ड्रग के सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल को इन्हांस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अदर बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इन्हांस कर सकते हैं, जैसे कि उसका डिसोल्यूशन रेट है, उसका Cmax है मैक्सिमम कंसनट्रेशन, उसका Tmax, उसकी स्टेबिलिटी। क्योंकि देखिए ये आप जो भी इसके बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपका बदल जाती हैं, आपने कौन से तरीके का सॉल्ट यूज़ किया है। अगर आपका सॉल्ट सिलेक्शन डिफरेंट है तो उसकी इन सभी
भी बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस आ जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके आगे का जो कंटेंट है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।